नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की चौथे चैप्टर राजनीतिक दल के विषय में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले ऑलरेडी हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये चौथा चैप्टर है क्लास 10th का, लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक से है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। राजनीतिक दल, ध्यान दीजिए, राजनीतिक दल अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, राजनीतिक में दो शब्द आ रहा है, एक आ रहा है राज और दूसरा आ रहा है नीतिक, है ना। राज अर्थात क्या होता है? राज करना। राज को ऐसे समझिए कि राज कौन करता था? तो राजा करते थे। अर्थात शासन कौन करता था? तो राजा करते थे। तो राज से एक शब्द समझ में आया, क्या आया? कि शासन होगा। राज अर्थात शासन। अब ये शासन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नीति बनानी पड़ेंगी। नीति अर्थात नियम बनाने पड़ेंगे, है ना। कानून बनाने पड़ेंगे, है ना। कौन बनाएंगे? तो भैया, ये जो राज शासन करने वाले, नियम बनाने वाले कौन है? तो ये है पार्टी, दल। दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टी। जो आप सुनते होंगे विभिन्न पार्टी, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना। तो वगैरह वगैरह, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो ये सारे दल हैं। और ये कौन होते हैं? ये होता है लोगों का समूह। लोगों में से भी कौन से लोगों का समूह? देखिए, लोगों का समूह होता है, ये तो है लोगों के समूह। लेकिन कौन से लोग? तो ये लोग होते हैं आपके प्रतिनिधि। किसके प्रतिनिधि? ठीक है, प्रतिनिधि। तो किसके प्रतिनिधि? प्रतिनिधि को ही एक शब्द से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं प्रतिनिधि को क्या? नेता, लीडर, है ना। तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं लोगों के, पीपल के। तो पीपल के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग जो पीपल के मतलब लोगों के, आम जनता के, पीपल मतलब जनता, है ना, सिटीजन्स, जनता के जो प्रतिनिधि होंगे, ये प्रतिनिधि क्या बनाएंगे? यही लोग, प्रतिनिधि लोग मिलकर क्या बनाएंगे? एक समूह बनाएंगे। और यही समूह क्या कहलाएगा? पार्टी कहलाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दल। और यही दल क्या करता है? यही दल नियम बनाते हैं, है ना। क्या करने के लिए? तो शासन करने के लिए, राज करने के लिए। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में? तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के विषय में पढ़ने वाले हैं, है ना। विभिन्न राजनीतिक दलों के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपको एक आइडिया लग गया क्या पढ़ने वाले हैं। परिचय देते हुए कहता है, देखिए परिचय देते हुए क्या कहता है, देखिएगा, परिचय देते हुए कहता है क्या? कि लोकतंत्र की, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की भी चर्चा की है। बिल्कुल, इससे पहले भी हम जितने चैप्टर पढ़े हैं, हम सत्ता की साझेदारी से लेकर के और भी चैप्टर जो पढ़े हैं हम, उसमें हमने इस बारे में डिस्कशन किया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। कक्षा 9 में भी हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखना है। अगर हमारे देश में क्या है, कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और अगर इस शासन व्यवस्था को बनाए रखना है या बनाना है, तो उसके लिए हमको संविधान बनाना पड़ेगा पहले। लोकतंत्र को रचने बसने व्यवस्थित करने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आपको संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान बनाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा। और चुनावी राजनीति भी होगी। मतलब चुनावी राजनीति अर्थात चुनाव, चुना जाना। चुनने शब्द से बना है चुनाव, मतलब किसी को इलेक्ट करना, चुनना। और जब किसी को चुन रहे होते हैं तो वहाँ क्या होती है? वहाँ राजनीति होती है। क्यों? क्योंकि चुनाव करने के बाद जो व्यक्ति चुन के आता है वही तो हम पर राज करता है और वही तो नीति नियम बनाता है। और सरकार के गठन, देखिए चुनाव होगा, चुनाव से कोई चुना जाएगा और वही राजनेता क्या करेगा? सरकार का गठन करेगा। गठन करना मतलब बनाना, सरकार को बनाना। और जब सरकार बन जाएगी तो वही संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होगी। अर्थात देश को चलाने में, संविधान को चलाने में, सरकार को चलाने में किसकी भूमिका होगी? इन्हीं राजनीतिक दलों की भूमिका होगी, जिन राजनीतिक दलों के सदस्यों ने क्या किया था? चुनाव में हिस्सा लेकर चुनाव में जीता था, है ना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक, अभी इससे पहले जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर हम पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो राजनीतिक दल है, वो सत्ता, जब वो सरकार बना लेते हैं तो सरकार बनाने के बाद किस प्रकार उन्होंने केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर सत्ता का अर्थात शक्तियों का बंटवारा कर रखा है ना। और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले
माध्यम के रूप में चर्चा की जाती है। अर्थात यही पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात यही राजनीतिक दल लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से अर्थात समाज के उन लोगों की तरफ से जिन समाज ने इन राजनीतिक दलों को चुनाव के द्वारा चुना है, वोट देकर के चुना है, अपना मत देकर चुना है, उन सामाजिक समूहों की तरफ से मोल-तोल करते हैं। किस चीज़ का मोल-तोल करते हैं? विभिन्न नियमों को बनाने के लिए जो इन सामाजिक समूहों के हित में होते हैं, है ना? किसके माध्यम से होता है वो? तो वो चर्चा के माध्यम से होता है ना, चर्चा होता है, उस पर खुली बहस होती है कि ये नियम बनने चाहिए, नहीं, इन लोगों के भलाई के लिए कार्य किए जाने चाहिए अथवा नहीं। आगे चैप्टर में कहता है कि इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति अर्थात राजनीतिक दल किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, उनके कामकाज के बारे में करीब से जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? पहला चीज़ कि अपने देश के राजनीतिक दलों के विषय में तो हम जानेंगे ही, ठीक है? अब यह भी जानेंगे हम इस चैप्टर में कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, उनकी आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर होता है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी परिचय देंगे। राष्ट्रीय दल कौन होते हैं? जो बड़ी पार्टियां होती हैं, है ना? इनके कुछ पैमाने भी होते हैं जो आपको हम चैप्टर में आगे बताएंगे। जो बड़ी पार्टियां होती है जो देश लेवल पर सरकार केंद्र लेवल पर सरकार बनाती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती हैं। और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं? जो छोटे क्षेत्र में होते हैं। किसी राज्य में भी किसी छोटे क्षेत्र में उनका क्या होता है? दबदबा होता है। आगे कहता है क्या, और साथ ही यह देखने का भी प्रयास करेंगे। क्या देखने का? कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई है अर्थात उनमें क्या कमियां हैं राजनीतिक दलों में, और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों पर हम क्या करेंगे? आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहता है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? बिल्कुल है, इस लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल है, क्योंकि जब इतने अधिक लोगों की आवाज़ों को आगे तक पहुंचाना होता है, तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। क्योंकि जिस देश की आबादी करोड़ों में हो, वहाँ करोड़ों व्यक्ति से तो पूछना संभव नहीं है। हाँ, करोड़ों व्यक्तियों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। उन प्रतिनिधियों को करोड़ों लोग बताएंगे कि उनके लिए क्या आवश्यक है, और वो अपनी अपनी बात लेकर वो प्रतिनिधि कहाँ तक पहुँचेंगे? संसद भवन तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ से वो सरकार के द्वारा कानूनों को पास कराया जाएगा उनके लिए। तो लोकतंत्र की जरूरत क्यों है? तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। बिल्कुल, जब आप किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे बच्चे, तो आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि जो राजनीतिक दल है उसका वहाँ की सरकार में क्या है, अलग से साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे वर्तमान में आप भारत को संदर्भ में लेते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में जो सरकारें हैं वो किस पार्टी की अभी है वर्तमान में। तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी राजनीतिक दलों की सरकार है। इससे पहले आप देखेंगे 15 वर्ष पहले, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दल की। तो इस प्रकार जो है पार्टी की ही तो सरकार बनती दिखती है। अधिकतर आम नागरिकों के लिए, जो आम नागरिक होते हैं, लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अधिकतर आम नागरिक क्या समझते हैं कि लोकतंत्र में कौन होता है? राजनीतिक दल होते हैं, वही उन पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप अर्थात सरकार का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ क्या होता है? मालूम होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है।
जब गांव देहात या दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, अब जहाँ पे साक्षर लोगों की संख्या कम होती है, अर्थात पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें सरकार के स्वरूप, सरकार के ढांचा, सरकार की बनावट के विषय में तो उतनी जानकारी नहीं होती है। परंतु चूंकि वो वोट देते हैं, अपना मत देते हैं 5 साल में एक बार, तो वह अपने क्षेत्र के विधायक, नेता, और वह विधायक या नेता किस पार्टी से जुड़ा है, इसके विषय में उन्हें जानकारी अवश्य होती है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है पार्टी को लोग न पसंद भी करें, अर्थात उस राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल को न पसंद करते हैं, अगर पसंद ना करे तो भी लोग तो उनके विषय में जानते ही होते हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में, अर्थात विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में खराब राय रखते हैं, है ना? क्या रखते हैं? खराब राय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल इन लोगों से वोट इस बात पे मांगती है कि हम अगर जीत कर सरकार में आ गए तो आपके लिए विशेष कार्य करेंगे, और वादे करती है विभिन्न प्रकार के। परंतु उन वादों पर क्या होती है, सरकार बनने के बाद यह पार्टी या यह दल मुकर जाती है, उन कामों को नहीं कर पाती है, वादों को पूरा नहीं कर पाती है, इसीलिए लोगों की राय क्या बन जाती है इनके विषय में? खराब बन जाती है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। चूंकि ये दल इनको बहुत सारे सपने दिखाते हैं, इन लोगों को, आम जनता को, तो आम जनता इन पार्टियों से, इन दलों से बहुत ही ज़्यादा विश्वास और उम्मीद बना लेती है। जब यह उम्मीद और विश्वास टूटता है तो लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो इन्हीं दलों के वजह से है, इन्हीं राजनीतिक दलों के वजह से है, और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह भी क्या है? बहुत बुरी है, खराब है। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। दोषी क्या माना जाता है? दोषी होते ही हैं। आप देखेंगे 1947, 1947 में जो भारत बटा था, तो उस वक्त दो दल थे। एक थी कौन? मुस्लिम लीग। दूसरी कौन थी? कांग्रेस, ये न थी। तो इन दोनों दलों ने अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या किया? देश को दो हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया, है ना? अब जो भी बातें हुई, लेकिन यह देश भले ही धर्म के आधार पर बटा, यह देश विभाजन हुआ, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां तो थी ही, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के सर पर यह बात मढ़ा गया कि भाई इन्हीं की वजह से देश क्या हुआ है? टूटा है। आगे क्या है देखिए, आगे कहता है क्या कि ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। कौन सा सवाल? कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? बिल्कुल उठना चाहिए कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज से 100 साल पहले अगर देखते हैं तो कुछ ही देशों में, वो गिनती के 2 4 10, मतलब जिसको आप आसानी से गिन सके, इतने राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है, मतलब ठीक उल्टा हो गया। अब इतने सारे देशों में राजनीतिक दल है कि कुछ गिनती के ही देश बचे हैं जहां कोई राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी हो गए हैं, सर्वव्यापी अर्थात हर जगह हो गए हैं। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर भी चर्चा इसके बाद होगी। क्लियर है? तो क्या है राजनीतिक दल और क्या करते हैं, इस पर चर्चा पहले करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का ऐसा दल जो संगठित रूप से, संगठित मतलब आपस में जुड़ा हुआ है किसी विचारधारा से, किसी मुद्दा से, है ना? जो चुनाव लड़ता है और सरकार में, ध्यान देखिएगा, जो चुनाव लड़ता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक सत्ता अर्थात राजनीतिक शक्ति हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर
जो समाज है, जो सोसाइटी है, जहाँ लोग रहते हैं, उनके सामूहिक हित मतलब अहित अर्थात लाभ, अर्थात पूरे समाज के लाभ को ध्यान में रखकर यह समूह अर्थात राजनीतिक दल कुछ नीतियां अर्थात कुछ नियम बनाता है और कुछ कार्यक्रम भी क्या करता है, तय करता है। अब यही नीतियां और नियम बना करके कार्यक्रम तय करके अगर वह जनता को लुभाए कि हम जीत कर आए तो आपके लिए ऐसे ऐसे नियम बना देंगे, आपके लिए ये कार्यक्रम योजनाएं चलवाएंगे जिससे सबको लाभ होगा। अगर वह न करे ऐसा जीतने के बाद, तो फिर इन राजनीतिक दलों से मोहभंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कार्यक्रम तय करता है। इसके बाद सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। बिल्कुल, जो सामूहिक हित की बात करते हैं आप, तो समूह में ज़्यादातर सबके हित एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी राय अलग होगी, सबका हित भी अलग होगा अर्थात सबके लाभ की बातें भी अलग-अलग होगी। फिर भी यह प्रयास किया जाता है कि सबके ऐसे आवश्यक मुद्दे जो सबके लिए आवश्यक हो, उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो विवादास्पद विचार इसलिए है कि इसे लेकर सबकी राय अलग-अलग होती है। सबके लिए अलग-अलग राय है किसके बारे में? सामूहिक हित के बारे में। इसी आधार पर दल अर्थात पार्टी लोगों को यह समझाने का प्रयास भी करते हैं कि उनकी नीतियां अर्थात उनके नियम औरों से बेहतर है। तो सभी पार्टियां यह बताने का प्रयास करती है कि भैया हमारी पार्टी के जो नियम है ना, वो दूसरी वाली पार्टी से बढ़िया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे? आपको इन नियमों का लाभ पहुँचाएँगे, है ना? ये आपके हित में होगा और इस तरह जो है ये सभी पार्टियाँ जनता को लुभाने का प्रयास करती है, समझाने का प्रयास करती है। क्लियर है? वे लोगों का समर्थन पाकर जब लोग उनसे सैटिस्फाई हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ, यह पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी और फिर वो समर्थन दे देती है और समर्थन जैसे ही मिलता है इन पार्टियों को, उन पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। जिन नीतियों के दम पर इनको क्या मिला है? वोट मिला है ना? चुनाव में ये जीते हैं। आइए पीछे थोड़ा देख लेते हैं, कुछ तस्वीरों को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ ये तस्वीर है, इस तस्वीर में देखिए इस प्रकार ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है और ये दूसरी पार्टी का जो तमिलनाडु क्योंकि ये तमिल भाषा में लिखा है देखिए, तमिलनाडु के विभिन्न मकानों पर बने हुए चित्र हैं रंग-बिरंगे से, ये चुनाव के दौरान होता है रंग-बिरंगा, इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है? चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का पार्टियों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था। यह तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए। क्लियर है? ये देखिए ये क्या तस्वीर है। इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए? कितने आड़े वक्त में? तो द नेशन इन पेरिल मतलब देश किसमें है? पेरिल में है, खतरे में है। अच्छा, देश खतरे में है और सारे नेता कहाँ हैं? सारे नेता भाषण देते टाइम में तो सब थे पर अब कोई नजर नहीं आ रहा है ना? इस प्रकार दल किसी समूह समाज के ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार दल जो है वो किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। मतलब आपको समाज में दिखेगा कि समाज में राजनीति के आधार पर कैसे बंटवारा हो रखा है। ठीक है? जो पार्टी है अर्थात जो दल है वो समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। मतलब समाज के वो इन उन हिस्सों की बात करती है जिन हिस्से में कुछ लोग हैं और उन लोगों की आवश्यकताएँ हैं और उन्हीं लोगों की बातों को ऊपर पहुँचाने के लिए संसद भवन तक ताकि उनके लिए अच्छे नियम बन सके, ये पार्टियाँ क्या करती हैं? उन लोगों के बलबूते चुनाव लड़ती हैं। इसलिए उन पार्टियों का नज़रिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ थोड़ा झुका होता है। जिन्होंने इनको समर्थन दिया है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों अर्थात उसके नियमों और उसके सामाजिक आधार से भी तय होती है ना? कि समाज में किस वर्ग से उसको समर्थन है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं याद रखिएगा। पहला राजनीतिक दल में क्या देखने को मिलता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में नेताजी होंगे, है ना? दूसरा, बाकी कुछ सक्रिय सदस्य होंगे जो लगातार क्या कर रहे होंगे? उस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, उस पार्टी की प्रचार-प्रसार में लगे होंगे और तीसरे कौन होते हैं? अनुयायी या समर्थक, जो उस पार्टी को वोट देते हैं और उस पार्टी का ऐसे समझिए विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं। उन्हें अनुयायी या समर्थक कहा जाता है, समर्थन देने वाले, ठीक है?
राजनीतिक दल के कार्य को देखते हैं अब, ठीक है। राजनीतिक दल क्या है समझ में आ गया आपको। कार्य देखिए, इसके कार्य क्या है। राजनीतिक दल क्या करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। अगर देखा जाए, जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, जितने भी राजनीतिक पद है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, जल मंत्री का हो, कृषि मंत्री का हो, शिक्षा मंत्री का हो, ये सारे पद कौन भरता है। ये सारे पद भरते हैं कौन, राजनीतिक दल, ठीक है। और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उस पद पर आसीन हो जाते हैं तो उस पद का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस पद का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, राजनीतिक शक्तियों के उपयोग के लिए। दल इस काम को कई तरह से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला, कैसे, तो देखिए, दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। पहला चीज, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो अधिकांश लोकतांत्रिक देश है वहां चुनाव जो होता है वो राजनीतिक दल लड़ते हैं। और राजनीतिक दल में भी कौन लड़ेगा, राजनीतिक दल जिस भी व्यक्ति को खड़ा किया है, किस लिए, अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, उम्मीदवार मतलब नेता के रूप में, है ना, वही लड़ता है। और वह उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ी जाती है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जैसे अमेरिका में देख लीजिए क्या होता है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। कौन करते हैं, चुनाव जो है अमेरिका जैसे देशों में, वो चुनाव उम्मीदवार कौन खड़ा होगा, मतलब कौन सा व्यक्ति जो है वो वोट चुनाव में खड़ा होगा, ये कौन करता है तय, चुनाव दल, है ना, के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, अन्य देशों जैसे भारत में अन्य देशों जैसे भारत में जो दल होते हैं, दलों के नेता ही उम्मीदवार चुन लेते हैं। मतलब जिस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, जो उस पार्टी के क्या है, नेता है, वही क्या करेंगे, अब वही बता देंगे कि कौन उम्मीदवार होगा जो चुनाव में अगली बार खड़ा होगा किस पद के लिए। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो दल हैं, वो अलग अलग नियमों को, नीतियों को, कार्यक्रमों को मतदाता जो मत देने वाले हैं, मत अर्थात वोट देने वाले हैं, मत अर्थात वोट देने वाले हैं, इनके सामने रखते हैं। और मतदाता फिर अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं कि कौन सा जो नीति है, कार्यक्रम है, वो हमारे लिए लाभदायक होगा। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। देश के लिए कौन सा निर्णय या किसी भी चीज के लिए कौन सा निर्णय सही होगा, इसमें सबकी राय किसी तो हो ही नहीं सकती। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। मतलब सब जो है खुश हो जाए, यह जरूरी भी नहीं है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। अर्थात सरकार यह कोशिश करती है कि ये सभी को खुश करना तो मुश्किल है, पर सब चाहते हैं तो ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाए जिसमें सबका हित हो, सबकी भलाई हो। और ऐसे विचारों को फिर क्या होते हैं, सबके सामने लाते हैं, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके, है ना, ताकि सरकार एक दिशा में कार्य कर सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, है ना। बुनियादी राय अर्थात भैया बेस में क्या है, सब लोग अलग अलग चीजें मांग रहे हैं, लेकिन कुछ तो कॉमन होगा सब में। इन चीजों तक पहुंचते हैं जो कॉमन क्या है, जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। क्लियर है, जो शासक दल है, जो शासन करने वाला है, उसके अनुरूप अपनी नीतियों को तय करती है। तीसरा कहता है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। ध्यान दीजिएगा, देश में जो कानून निर्माण होता है उसमें निर्णायक भूमिका निभाती है पार्टियां। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है। औपचारिक बहस अर्थात जो आवश्यक है, जरूरत है, उससे पहले वो बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। विधायिका अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा, है ना, जहाँ विधायक बैठते हैं, वहां पे क्या करना पड़ता है, उन नियमों को पास कराना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा।
जो विधायिका है उसके अधिकतर सदस्य किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य ही होते हैं, वही तो जीत के गए होते हैं चुनाव। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं, अर्थात उस पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं, जब वहाँ बैठे हुए हैं संसदीय विधायिका में, वो अपनी पार्टी के जो लीडर, हेड ऑफ लीडर है, नेता हैं, उनके डिसीजंस पर, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर फैसला करते हैं कि हमें इस नियम को समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चौथा कहता है कि कार्य करने का तरीका कि जो दल होते हैं वही सरकार बनाते हैं और चलाते भी हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, है ना। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, अर्थात उनको ट्रेनिंग देती है कि कैसे आपको चुनाव लड़ना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है। और फिर पार्टी के सिद्धांत, अर्थात पार्टी के कुछ नियम होंगे ना, अपने कुछ पार्टी के कायदे कानून होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ना। मतलब पार्टियां कहती है क्या कि भैया आपको हम मौका दिए हैं चुनाव लड़ने का, और अ, आप जीत भी गए हमारी पार्टी के नाम पर। अब आपका काम है कि भैया जो फैसले ले करेंगे आप, ठीक है, वो फैसले हम जो चाहते हैं हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनवाइए। बैठा दिए आपको हम विधायिका में, ताकि जब मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार क्या कर सके, सरकार चला सके, अर्थात पार्टी जैसे चाहती है वैसे सरकार चलती है। चुनाव हारने वाले दल, तो चुनाव भी तो कोई हारता है, तो चुनाव हारने वाले शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब चुनाव जो हारेगा वो कौन क्या करेगा, वो शासक दल, अर्थात जो पार्टी चुनाव जीत गया है, जिसकी सरकार है, उसके सामने सामने कौन बैठेगा, चुनाव हारने वाला, है ना। और किसका भूमिका निभाएगा, विरोधी पक्ष का। यह विरोध तो करेगा ना, कि दोनों के विचार तो अलग है। सरकार की गलत नीतियों, अगर सरकार मान लीजिए जो शासक दल है जो चुनाव जीत के आई है कोई गलत नियम बनाती है और असफलताओं की, है ना, अगर सरकार कुछ करना चाहती है उसमें असफल हो गई, तो उसकी आलोचना बुराई करने का काम कौन करेगी, यही पार्टी करेगी, है ना, जो शासक दल जो हारी हुई है। साथ ही वह अपनी अलग राय भी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, उनको राय रखने का भी वहाँ क्या मिलता है, मौका मिलता है। वो बताते हैं कि सरकार की अगर क्या गलती की है, सरकार किस प्रकार सरकार की वजह से गलती हुई है, सरकार की बेकार है या जैसी भी, वो बताते हैं, अपनी राय देते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, मतलब आम जनता को बताती है कि देखिए आपने जिसे चुना था, है ना, वो किसी काम का नहीं है ना, वो फेल हो गया। छठा कार्य क्या है कि जनमत निर्माण में, अर्थात जनता के मत, अर्थात जनता वोट देती है और फिर इन्हें चुनती है, तो जनमत निर्माण अर्थात जनता किसको वोट देगी, इसके निर्माण में, इसको बनाने में कौन, दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर क्या करते हैं, बहस भी करते हैं, अर्थात जो पार्टियां होती हैं, जो दल होते हैं, विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं विधायिका में और उन पर बहस भी करते हैं। जो विभिन्न दल हैं, उन दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। विभिन्न पार्टियां हैं, उनके लाखों कार्यकर्ता होते हैं। क्योंकि हमने बताया था ना, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनमें हेड नेता होते हैं, फिर कार्यकर्ता होते हैं, फिर जन समर्थक या अनुयायी होते हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं वो लाखों में होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में, समाज के भिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, है ना। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है, अर्थात ये दल जो है समाज में विभिन्न प्रकार के विचारों को फैलाते हैं, और यह विचार जो है वो क्या होती है, समाज में फैलती चली जाती है। जो दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं, अर्थात ये दल जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये सरकारी मशीनरी, अर्थात सरकार जो है, जिस प्रकार सरकार का जो ढांचा है ना, सरकार जिस प्रकार से कार्य करती है, जैसे उसके अधिकारी गण है,
और सरकार जिस प्रकार के सरकार अर्थात जो शासन में सरकार है वो जिन जिन योजनाओं कल्याण का योजना कौन सी होती है, लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं, है ना। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हो सकती है, उनके आवास को लेकर के है, उनके लिए भोजन को लेकर के है, या उनके लिए कोई सरकार स्वास्थ्य संबंधित बीमा बनवा रही है सरकार, है ना। तो विभिन्न प्रकार की कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंचने के पहुंच बनाते हैं लोगों की, कौन, यही दल। ठीक है। आगे कहता है क्या, एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से, ध्यान दीजिएगा, जो एक साधारण सामान्य नागरिक है, जो एक साधारण नागरिक होगा, उस नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। क्योंकि यह कार्यकर्ता जो होते हैं, जो विभिन्न दलों के होते हैं, ये जनता से संपर्क खुद बनाते हैं ताकि ये जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर दे और यही जनता खुश होकर अगली बार चुनाव में उस पार्टी को ही क्या दे, वो अपना वोट दे। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। क्लियर है। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, ध्यान दीजिएगा, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें क्या करेंगे, धूल चटा सकते हैं। धूल चटाना मतलब हरा सकते हैं, वोट नहीं देंगे। राजनीतिक दल की जरूरत, अब देखिए, अब तक हमने क्या समझा कि क्या है राजनीतिक दल के कार्य, क्या है, अब राजनीतिक दल की जरूरत क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न जो था वो आ गया। कहता है दलों की काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था, है ना, कि जरूरत क्या है। तो जरूरत है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है नहीं दल, बिल्कुल करता है। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए तो है, पर हमें अभी भी पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है। तो कहता है दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, पहला बात। ठीक है। ये सारे उम्मीदवार जो नेता है, जो वो चुनाव में खड़े हुए हैं, वो कैसे होंगे, निर्दलीय। आप कहेंगे सर निर्दलीय क्या सा शब्द आ गया है। देखिए इससे पहले हम बताए हैं, नहीं पता, यहाँ बता लीजिए आप। जो नेता किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं, अकेले खड़े होते हैं चुनाव में, अकेले भी खड़े हो सकते हैं आप, तो वो कहलाते हैं निर्दलीय। निर अर्थात नहीं, और दल मतलब तो पार्टी पता ही, अर्थात जो किसी पार्टी से ना होगा। ठीक है। तो जब कोई पार्टी ही नहीं होगी समाज में, तो ऐसे में सारे उम्मीदवार कैसे खड़े होंगे, स्वतंत्र रूप से अकेले होंगे, उनकी अपनी विचारधारा होगी। तब इनमें से कोई भी, ध्यान दीजिए, बड़े नीतिगत बदलाव, क्या, बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध रहेगी। संदिग्ध रहना मतलब भैया किसी का विचार मिलेगा ही नहीं, जब क्योंकि सब तो अलग अलग विचारधारा के अकेले हैं। पार्टी का ना विचार एक जैसा होता है, जहाँ एक जैसे लोग, सोच वाले लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं। तो संदिग्ध होगी कैसे, तो निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात जो चुन करके नेता जाएगा, सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। समझ में आ रहा है कि भैया हमको फिर अपने क्षेत्र में काम कराना है, बाकी तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, सरकार का कुछ भी हो जाए। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब देश पर किसी का ध्यान नहीं होगा। जिस क्षेत्र से उस नेता को वोट मिले हैं, वह उसी क्षेत्र की कार्य करने के विषय में सोचता रहेगा, है ना। आगे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कोई बच्ची थी, हाँ, देखिए क्या बोलती है। ठीक है, मान लिया है कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर जरा यह बताइए कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है। तो आप ये लिखिए कमेंट में कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है, या आप बताएंगे कमेंट में, बताइए। अब तक हम समझा चुके हैं इसको कई बार। देखिए शासक दल क्या कौन होता है, जिस दल का शासन हो, यानी जिसकी सरकार बनी हो, सीधा है। शासक दल अर्थात शासन करने वाला दल, शासन करने वाली पार्टी, अर्थात जिसकी सरकार होगी। ठीक है। हम गैर दलीय, देखिए हम गैर दलीय आधार
पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। अब देखिए, जब पंचायतों में अर्थात गाँव में सरपंच का चुनाव होता है या पंच का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो वो किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं होता है, ये आपने देखा होगा। वो तो गाँव में निर्दलीय खड़ा है, अकेले खड़ा होता है, सामने दूसरा वाला भी निर्दलीय ही खड़ा होता है। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं क्या कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना कि गांव को अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो पूर्वी तरफ के गांव के पूर्वी छोड़ के तरफ के लोग जो है वो किसी और पार्टी के लोग किसी और उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, तो पश्चिमी जो है वो किसी और को दे रहे हैं। तो ये पूरा गांव खेमे में बढ़ जाता है, कई खेमों में। और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। मतलब हर खेमा कहता है कि हमारे तरफ से ये उतर रहा है जो गांव के भलाई के लिए कार्य करेगा। ठीक है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं बच्चे, नजर आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नजर आते हैं। चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, हर जगह हमें क्या नजर आते हैं, राजनीतिक दल ही नजर आते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिस देश में लोकतंत्र होता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहीं तो राजनीतिक दल का भी उदय होता है, राजनीतिक दल का भी विकास होता है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। क्लियर है। हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं पहले कि जो बड़े-बड़े समाज होते हैं, जहाँ बहुत लोग अधिक होंगे, वहाँ सबकी बात सुनना तो मुश्किल है, लेकिन उन समाज के, बड़े समाज के जो प्रतिनिधि होंगे अर्थात नेता होंगे, उनकी बात लोकतंत्र में सुनी जा सकती है ना? क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, जटिल अर्थात और कॉम्प्लेक्स, हिंदी में समझे तो कठिन हो जाते हैं, जिनको समझना मुश्किल होता है, ऐसे समाज हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर किसकी आवश्यकता होती है, अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। मतलब अलग-अलग विचार जो होगा, बड़ा समाज है तो उसमें अलग-अलग विचार होंगे। उन विचारों को एक जगह समेटना और एक साथ जोड़ना और सरकार की नज़र में लाने के लिए, क्योंकि अगर सरकार की नज़र में नहीं आएँगे वो विचार, तो वह उस विचार से जो जनता चाह रही है वो कैसे कर पाएगी सरकार। तो सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम, ध्यान दीजिएगा, या एजेंसी की ज़रूरत होती है। कोई तो बात पहुँचाए सरकार तक। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, प्रतिनिधि तो एक जगह से चुना नहीं गया है। हर 10 लाख की आबादी के आसपास आधार पर, या 25 लाख 15 लाख की आबादी के आधार पर क्या होता है, वोटिंग होती है। अब उस 20 लाख 15 से 20 लाख लोगों में कोई एक नेता चुना जाता है और पहुंचता है, और ये पूरे भारत क्षेत्र से ऐसा हो रहा है, सोचिए। तो सभी जगह के जो नेता पहुंचे हैं उनको एक साथ लाना होगा, तभी तो देश के लिए काम हो पाएगा, ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके, एक सरकार जिम्मेदार बन सके जो जवाबदेही तय कर सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, मतलब सरकार को क्या कर सकते हैं, वो समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। या सरकार कुछ गलत करती है तो यही नेता क्या करेंगे, सरकार पर रोक लगा सकते हैं। अंकुश लगाना मतलब रोक लगाना होता है। नीतियां बनाने, अगर कोई नियम बनना है तो यही लोग समर्थन देकर नीति बनवाएंगे, नियम बनवाएंगे। और नीतियों का, ध्यान दीजिएगा, नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की भी जरूरत होती है। ठीक है, वो उपकरण कौन होते हैं, यही नेता तो होते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी हो प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी हो प्रत्येक नेता सरकार का ऐसा हो जो जरूरतें होती हैं, जो अर्थात जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी आवश्यकताएँ होती हैं, ठीक है? जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अर्थात प्रतिनिधि जो है वो कहाँ जाती है? सरकार के पास जाती है प्रत्येक प्रतिनिधि अपनी बातें लेकर के, और उन ज़रूरतों को राजनीतिक दल क्या करते हैं? पूरा करते हैं।
ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल का ही तो सरकार है, तो सरकार के सरकार पूरा करेगी अर्थात राजनीतिक दल पूरा करेंगे इन वादों को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को। इस तरह हम कहते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य मतलब अति जरूरी, ज्यादा जरूरी, शर्त मतलब पता ही है आपको। ठीक है, कितने राजनीतिक दल है, पहला प्रश्न पूछेगा, है ना, मन में सवाल उठता है। तो कहता है लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, मतलब इस बात की स्वतंत्रता है। इस औपचारिक अर्थ में, अगर इस औपचारिक अर्थ मतलब ये जो नियम है, इस अर्थ में देखे तो सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। ये तो पता ही है आपको, सभी देशों में क्या है, बहुत से राजनीतिक दल हैं। ठीक है, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितना है, 750 से ज्यादा है। मतलब 750 से ज्यादा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक दल है भारत में। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। मतलब चुनाव में हर दल चुनाव थी की गंभीर चुनौती, चुनौती मतलब कि भैया सबके लिए बेस्ट कंपटीटर साबित होना चुनाव में, ये सब चुनाव दल इसी स्थिति में नहीं होते। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है ना, सरकार सब पार्टी नहीं बना पाती है क्योंकि सब पार्टी उतनी फेमस नहीं होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। ठीक है, तो कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। अर्थात आप राजनीतिक दल बना लें, लेकिन आप चुनाव ठीक से लड़ ही नहीं पाएंगे। आपको चुनाव लड़ने के लिए भी किसकी परमिशन की आवश्यकता होगी, जो एक पार्टी है वहां की, है ना, जो प्रमुख पार्टी है। तो और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए, है ना, कि सरकार जो है, अगर जो सरकार बनी हुई है अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो अगली बार वोटिंग करके सरकार बदली जा सके, दूसरा पार्टी सरकार में आ सके। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही दो दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों, जब अनेक दल सत्ता के लिए, शक्ति के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज्यादा के लिए, ध्यान दीजिएगा, दो दलों से ज्यादा के लिए अपने अपने दम पर या दूसरों से क्या करते हैं, गठबंधन कर, गठबंधन करना मतलब दूसरी पार्टी से रिश्ते जोड़ लेना, गठबंधन में आ जाना। गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अर्थात जहां दो पार्टियां होंगी चुनाव में, वहां एक हारेगी और दूसरी जीतेगी। लेकिन जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी, वहाँ कभी कभी कभार क्या होता है कि दो दल मिलकर भी सरकार बनाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी है। टोटल जो है वो सीट 100 है। अब 100 सीट में से ए को 40 सीट पर जीत मिली, बी को जो है वो 30 सीट पर जीत मिली और सी को जो है वो भी 30 सीट पर जीत मिली, टोटल 100 हो गया। अब जरा सोचिए कि ए जो है वो अकेले सरकार बना सकता है क्योंकि दोनों से अधिक है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसलिए बी और सी जब आपस में मिल जाएगा तो इसकी संख्या हो जाएगी 30 और 30 60। तो ऐसे में ए सरकार नहीं बना पाएगा और कौन बना लेगा, बी। कभी कभार ऐसा भी होता है
ए और बी जो है उनके विचार मिलते हैं और दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन बना लिया, तो 40+30 70 हो गया और ए और बी मिलकर सरकार बना लिया। ये कहाँ होता है? जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, ऐसे देशों में यहाँ देखने को ऐसा मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप आपको। चलिए आगे इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, फिर देखते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। क्लियर है? इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार भी सरकार बना सकते हैं, मतलब कई दल मिल करके गठबंधन सरकार कहें वो सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब बहुत सारी पार्टियां आपस में सरकार बनाने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए एक साथ चली आती है, गठबंधन बना लेती है, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में, ध्यान दीजिएगा, संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और तीसरा हो गया वाम मोर्चा। अक्सर जो है बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल-मेल वाली लगती है। घाल-मेल अर्थात कि ऐसे समझिए कि सरकार मजबूत सरकार नहीं बन पाती है। सरकार कहीं भी टूट सकती है, गिर सकती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब देखिए होता क्या है कि 2 बातें होंगी। या तो पहला क्या होगा कि जब विचारें नहीं मिलेंगी तो सरकार क्या होगा? घाल-मेल वाली सरकार बनी हुई है ना? गठबंधन वाली सरकार बनी हुई है, तो सरकार गिर सकती है। अर्थात कोई जैसे मान लीजिए सरकार गिरना किसे कहते हैं? जैसे बताया था हमने आपको कि ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी है। अगर ए और बी पार्टी मिल करके, ये मैंने बताया था 30 ये सीट पर जीती, ये 40 सीट पर जीती। अब इन दोनों ने मिलकर सरकार बना लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बी पार्टी का ए पार्टी से विचार नहीं मिला और झगड़े हो गए। तो बी पार्टी क्या की समर्थन वापस खींच ली, भैया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ छोड़ दिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये सरकार क्या हो गई? सरकार टूट गई और फिर हो सकता है कि ये पार्टी इससे दुश्मन बना के दूसरी सरकार बना ले। तो इस तरह से सियोरिटी नहीं रहती है कि सरकार अच्छे से चलेगी ही। जब विचार नहीं मिलेंगे तो दिक्कत आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? देखिए बताते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि अब गठबंधन वाली सरकार बना ली गई, ठीक है? और गठबंधन वाली सरकार में ऐसे समझिए कि ये तो अस्थिरता के लिए आती है, बता दिया आपको। लेकिन इसके साथ क्या होता है देखिए, जो गठबंधन वाली सरकार है, इस सरकार के इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। मतलब विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं मिलकर सरकार बनाए हैं, उनके विचारों को सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, विभिन्न विचार को सम्मान मिल जाता है, ये भी बात है। और उनके अलग-अलग हित हैं, लाभ हैं, उन सबको लाभ हो जाता है। तो इसमें से कौन-सी प्रणाली बेहतर है? डाउट आता है उनमें कि कौन-सी प्रणाली बेहतर है? तो अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा, क्या? कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल है ही नहीं। कैसे? देखिए, जो दलीय व्यवस्था है, उसका चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी का ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि ये तो सर जनता के हाथ में होता है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। मतलब ये कि वो पार्टी लंबे समय से उस क्षेत्र में कार्य की है, उस देश में काम की है, तो उसको उसका रिवार्ड मिलता है। और इसमें समाज की प्रकृति और इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास कैसा रहा है वहाँ, और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ों पर अपनी भूमिका निभाती है। मतलब कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण पर निर्भर है और उस पर उन सभी कारणों पर बताया जा सकता है कि कौन सी सरकार बेहतर है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं बता सकते कि गठबंधन की सरकार बेहतर है या बिना गठबंधन वाली। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता, है ना? जो चीज़ें वर्षों में हुई हैं, सालों लग गए हैं उन चीज़ों को स्टेबल होने में, स्थिर होने में, उनको आप आसानी से, तेज़ी से, जल्दी में नहीं बदल सकते हैं। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसका यह कारण यह है कि 2-3 पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, मतलब सभी नहीं समेट सकती है।
तभी तो इतनी सारी पार्टियां हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव ही नहीं है। मतलब आप कहें कि ऐसे नियम बने जिससे सब प्रसन्न हो जाए, यह संभव नहीं है, यह थोड़ा कठिन है। देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है, वोट फॉर, वोट दो वोट दो वोट फॉर मांगा जा रहा है। ये प्रतिनिधि है, हाथ जोड़ के सब खड़ा है, देखिए प्रतिनिधि लोग हाथ जोड़े खड़ा है फोटो में। तो ये बच्चा कहता है, ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना संभाल लेते हैं, मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते, है ना। ये बच्चा कह रहा है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, जन भागीदारी मतलब जनता की हिस्सेदारी। देखिए अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती, मतलब सरकार गिर सकती है। उपलब्ध प्रमाण यह बताते हैं, जो सबूत मिलते हैं वो बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। कैसे, बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं। क्या बताते हैं, सर्वेक्षण मतलब जो रिसर्च किए गए, जो पता लगाए गए, तो पता लगाने के बाद जानकारी क्या मिलता है कि दक्षिण एशिया जिसमें हम रहते हैं उसकी जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वाली से काफ़ी ज़्यादा था। मतलब ऐसे समझिए कि जो लोग कह रहे थे, ऐसे समझिए कि जो लोग कह रहे थे कि भैया हमको कुछ भरोसा है सरकार पर या पूरा भरोसा है, उनसे ज़्यादा लोग मिल गए ऐसे बोलने वाले कि बहुत भरोसा नहीं है ना, या एकदम ही भरोसा नहीं है हमको भाई पार्टी पर कुछ करेगी, है ना, ऐसे लोग ज़्यादा थे। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं, देखा जाए तो। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, अर्थात राजनीतिक दल जो है वो कामकाज में लोगों की भागीदारी, मतलब लोग जो है लोगों के थ्रू जुड़े हुए हैं। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब बहुत से लोग जो हैं किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की संख्या का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है। मतलब लोग राजनीतिक दलों की सदस्य बनने में रुचि ले रहे हैं। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाला का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है ना? जैसे किसी को अपना वर्चस्व दिखाना हो तो कहता है हम इस पार्टी के मेंबर सदस्य हैं, है ना, ये पार्टी हमारी सपोर्टर है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़ कर देखने वाले लोगों की संख्या, है ना, भैया कौन किस पार्टी देखी, 1971 में 38, 31, 53, 2004 में तो ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ कर ही देख रहे थे। आगे क्या कहता है, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो मेंबर है, सदस्य हैं, उनकी संख्या दक्षिण एशिया में से पूरे विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या देखिए, ये वो संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। भारत में 11.4%, स्वीडन में 10.3, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, है ना, 9.2, चीन में 8.3%। और वैश्विक औसत देखिए क्या है, वैश्विक औसत बता रहा है क्या, 9.1 से लेकर के कितना ऊपर की ओर जाती रही है नीचे, मतलब औसत कितना है, 9.1 है। मतलब 9.1% लोग जरूर किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पूरा भरोसा, कुछ भरोसा, बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, नहीं जानते। मतलब 43% लोग क्या कहते हैं, 43% लोग कह रहे हैं कि भैया हमको किसी पार्टी पर बहुत भरोसा नहीं है और एकदम ही भरोसा नहीं है, ऐसा ये हाल है। 37% लोग कर रहे हैं कि पूरा भरोसा है और कुछ भरोसा, मतलब कुछ भरोसा है कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाले 37%। और 20% लोग कह रहे हैं नहीं जानते भाई पार्टी क्या करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये आंकड़ा बता रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखिए रुझान बढ़ता गया समय के साथ, 2004 आते आते और पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये कहानी है। देखिए क्या होता है, एक आईना आंकड़ों का क्या है, 27% कनाडा वासी मानते हैं, कनाडा में रहने वाले, कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। लिबरल्स मतलब ऐसे विचारधारा जो सबको एक्सेप्ट करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है। 35% कनाडा वासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए। कंजर्वेटिव कौन है, तो आप ये 10th में भी पढ़ेंगे, आप 9th में पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव कौन है, जो ऐसे समझिए पुरानी विचारधारा के हैं। पुरानी विचारधारा मतलब भैया
पुराने नियम से ही सरकार चलनी चाहिए, पुराना नियम ही सही था। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये मानते हैं 35% कनाडा के लोग कि कंजर्वेटिव को सत्ता में शक्ति में होना चाहिए, वही देश चलाएं। और 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद कर दो और उसे नियाग्रा जलप्रपात जो कनाडा में पड़ता है उसमें फेंक दो, है ना। किसी काम के नहीं है सारे नेता, है ना। इस तरह से भरो इस कार में और फेंक दो, ठीक है। राष्ट्रीय दल को समझते हैं। देखिए अब ये एग्जाम में इसमें ये प्रश्न पूछता है, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। पहला, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। ये मतलब कि या तो किसी एक इकाई में होगा, ठीक है, जो संघीय इकाई है उसमें या तो किसी एक इकाई में होगा, मतलब या तो राष्ट्र स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर, या राज्य स्तर पर, है ना, या स्थानीय स्तर पर। तो या हो सकता है सभी स्तर पर इसके क्या मिले, इसका अस्तित्व देखने को मिले। ऐसी पार्टी है, बड़ी पार्टी। भारत में यही स्थिति है। क्या स्थिति कि भारत में यही स्थिति है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, ठीक है। जो पूरे देश से फैली हुई है कौन सी पार्टी कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। मतलब राष्ट्र स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो नियम बनते हैं या कार्यक्रम या रणनीति बनते हैं, ये उन्हीं को मानती है। कौन, राष्ट्रीय पार्टियां। आगे कहता है क्या, देश की देखिए देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग, ध्यान दीजिएगा, देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग क्या है, देखिए देश में चुनाव कराने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है ना। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये करता है। तो देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। पंजीकरण मतलब देखिए, आप जब अभी 10वीं में है ना, आपका भी अब पंजीकरण होगा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होना। शायद आप समझ गए होंगे रजिस्ट्रेशन क्या होता है। नामांकित करना, बताना कि भैया हम ऑफिशियली हम जुड़ रहे हैं। तो इनको पंजीकरण कराना पड़ता है, कहाँ, निर्वाचन आयोग में, ऑफिस में जाकर के। आयोग सभी दलों को समान मानता है। आयोग का मानना है कि हमारे लिए सभी दल समान है, भैया आइएगा तो हम आपको वेलकम करेंगे। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जो बड़े दल हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कुछ विशेष सुविधा देता है, स्पेशल सुविधाएं दे देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें करता है, अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मतलब जिस पार्टी को चुनाव दिए चिन्ह दिया गया है, जो बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का उम्मीदवार ही उस चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकता है, कोई और दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं उस चुनाव चिन्ह का उपयोग। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो विशेषाधिकार पाने वाली पार्टियां होती हैं निर्वाचन आयोग से, इन पार्टियों की मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मान्यता प्राप्त दल, मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं, मतलब साफ साफ ये नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दल बन जाएगा जब कोई पार्टी, ध्यान सुनिएगा आप, मतलब कोई भी जो है राष्ट्रीय, कोई भी दल, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल कब कहलाएगी। इसके लिए कुछ नियम है, कुछ पैमाना है, कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ पैमाना बना दिया गया है। क्या है वो, देखिए कि जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में, जो राज्य में होते हैं ना विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का जितना वोट पड़ा, मान लीजिए वोट पड़ा 1 लाख वोट पड़ा, टोटल कितना वोट पड़ा है, मान लीजिए 1 लाख वोट पड़ा, है ना, कितना वोट पड़ा, 1 लाख पड़ा। तो इसका 6% कितना हुआ, 6,000 हुआ लगभग। तो 6,000 वोट प्राप्त किया हो, ध्यान दीजिए, पहला चीज कह रहा है। पहला चीज क्या कहा कि भैया जितना भी वोट पड़ा हो चुनाव में, ठीक है, उसका 6% वोट, 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है ना। सिर्फ वोट हासिल करने से क्या होगा, वोट हासिल करने के बाद भी हो सकता है आपका उम्मीदवार 2-3 वोट से हार गया हो अगले से। तो वोट तो हासिल करना ही है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि 2 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज किया हो वह पार्टी, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो वह पार्टी जो है अपने राज्य की राजनीतिक पार्टी हो जाती है, राजनीतिक दल हो जाती है, बड़ी पार्टी हो जाती है अपने राज्य में।
अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा आप देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लोकसभा क्या है पता ही है आपको? सेंटर में, केंद्र सरकार में जो सरकार जो बंद करके जहाँ काम होता है उसको बोलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के लिए चुने जाने वाले जो नेता होते हैं, ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो कुल वोट पड़ा होगा उस वोट का कुल वोट का अथवा चार राज्यों, ध्यान दीजिएगा कितने राज्य, चार राज्यों के, ध्यान दीजिएगा, विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है। तो या तो ऐसा समझिए कि विधानसभा जो राज्य स्तरीय होता है, वहाँ जो चुनाव हो उस चुनाव में कुल वोट का 6% प्राप्त कर ले, तो ऐसे में क्या होगा ये, ऐसे तो, और देखिए, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है। मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ पूरे देश में, उसमें कितने सीट पर, तो भैया कहता है क्या कि 4 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, मतलब नेशनल लेवल की पार्टी बन जाती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से, इस बंटवारे के हिसाब से 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। याद रखिए कितने दल थे मान्यता प्राप्त? 7 दल थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले। तो ऑल इंडिया क्या है आपका अगला पार्टी का नाम, ये इस पार्टी का पहचान चिन्ह है, देख लीजिए ये पार्टी का पहचान चिन्ह हो गया। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तृण मतलब क्या होता है, देखिए तृण बोलते हैं संस्कृत में एक शब्द होता है घास, है ना, जिसके मूल में, जड़ में क्या हो उस पार्टी के, घास हो, है ना, तो तृणमूल कांग्रेस, देखिए तृण है, घास है यहाँ नीचे में, तो तृणमूल कांग्रेस हो गया। यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। क्लियर है? इस पार्टी के हेड कौन है? ममता बनर्जी, बंगाल में। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प अर्थात फूल और तृण अर्थात घास पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। धर्मनिरपेक्षता, ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता अर्थात किसी भी धर्म की पक्षपात न करना और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है यह पार्टी। ठीक है? 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, शक्ति में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, मतलब वहाँ भी ये पार्टी है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्लियर है? दूसरा बहुजन समाज पार्टी, ये अपने यूपी से है। देखिए बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है ना, जिनकी संख्या कम है, जिस दूसरे धर्म को मानने वाले उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक शामिल है, इनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं, ध्यान रखिएगा, से प्रेरणा लेती है। क्लियर है? दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। तीसरा क्या है? भारतीय जनता पार्टी, जिसकी भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ, जो जनसंघ था, पुराना पार्टी जनसंघ था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यूपी के ही थे। ठीक है, 1951 में इसका गठन किया था उन्होंने, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। मतलब कि जो पुराना जनसंघ था ना, जनसंघ, उसी जनसंघ को 1951 में गठित किया इन्होंने, अच्छे से बनाया, संगठन किया, संगठित किया और फिर से जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, ध्यान रखिएगा, जो भारत की पुरानी संस्कृति है, भारत के जो मूल्य है, वो दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अत्यंत्योदय से प्रेरणा
लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। मतलब हिंदुत्व को ये कहीं ना कहीं पार्टियां करती है, बढ़ावा देती है। बढ़ावा देना ऐसे समझिए कि राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देती है और राजनीति की अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कहता है कि देश क्या है, इसका पुराना नाम भी हिंदुस्तान है ना। तो इसको एक प्रमुख तत्व है इसका राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि भारत की संस्कृति को, अर्थात संस्कृति क्या है भारत की, हिंदुत्व है, इसको बढ़ावा देती है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है ना। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है ना। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों को एक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया है। मतलब गांव तक इसकी पहुंच हुई है इस पार्टी की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, ध्यान रखिएगा, गठबंधन में क्या थे, कई सारे क्षेत्रीय दल शामिल थे। 1998 में सत्ता में आई थी। 2019 में हुए, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री हुए थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है ये। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका आता है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई बोलते हैं। कम्युनिस्ट, सी से कम्युनिस्ट, पी से पार्टी, आई से और इंडिया। ठीक है, 1925 में इसका गठन किया गया था। मार्क्सवादी और लेनिन दोनों धर्मनिरपेक्षता के क्या थे, समर्थक थे। तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद मतलब मार्क्स, कार्ल मार्क्स और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, दोनों के विचारधारा से प्रेरित है। लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, है ना। ये जो पार्टी है क्या करती है, जो अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश को अलग करना चाहती हैं, उनकी विरोधी है। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत, मजदूर वर्ग, ध्यान रखिएगा, जो लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र, इसको मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है ना। कहती है पार्टी कि लोकतंत्र में ही जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है और गरीब वर्ग है, उसके लाभ छुपे हुए हैं, ठीक है ना, उस लाभ को बढ़ाना चाहिए। 1964 की फूट के बाद, ठीक है, जिसमें माकपा इससे अलग हुई थी, माकपा एक और पार्टी बन गई थी। कुछ लोग इसकी विचारधारा से थोड़ा अलग विचारधारा के साथ क्या बना लिए थे, अपनी दल बना लिए थे, पार्टी बना लिए थे, और माकपा इससे क्या हुई थी, अलग हुई थी। इसी के बाद, ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद इसका क्या हुआ, जनाधिकार, जनाधार आधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन अब देखिए, जनाधार मतलब जनता जो है, क्योंकि देखिए जनता जो दूसरे, इसी पार्टी की जो दूसरी माकपा जिससे अलग हो गई, तो माकपा के जो समर्थक थे इससे इससे फिर दूर हो गए ना, फिर ऐसे समझिए। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में यह पार्टी बनी हुई है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट मिले और 2 सीट हासिल हुई इसको। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है ये, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स, इसको बोलते हैं क्या, मार्क्सिस्ट, या तो क्या बोलते हैं इसको, मार्क्सिस्ट बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से ज्यादातर प्रभावित है। इसमें आपको क्या दिखाई देगा, ये हथौड़ा दिखाई दे रहा है आपको, और ये क्या है, हंसिया है ये, ठीक है, और ये स्टार। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, देखिए 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये तो पता है आपको। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, मतलब इनका विचार किसमें है, कार्ल मार्क्स और लेनिन में। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की सार्थ समर्थक, तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। मतलब साम्राज्यवाद मतलब
साम्राज्यवाद अर्थात दूसरे अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने राज्य को फैलाना और दूसरे के जमीनों को हड़पना। तो ऐसे विचारों के ये क्या है, विरोधी है। सांप्रदायिकता ही विरोधी है। संप्रदाय मतलब कोई खास वर्ग जो है कट्टर बन के उभर करके सामने आ जाए और कहे कि भाई हम बेहतर हैं, बाकी सब बेकार है, तो इसकी ये विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है कि लोकतांत्रिक रूप से ही चुनाव होने चाहिए। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों का, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इसकी। तो गरीब और कारखाना मजदूर तो पता ही है आपको, खेतीहर बोलते हैं जो खेती करते हैं, खेतीहर मजदूर खेतों में काम करने वाले। और बुद्धिजीवी मतलब जो भैया जो समाज में बदलाव की बात करते हैं, जिनको वो समझदार कहा जाता है एक तरह से। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है ना? कि जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई है, जैसे ऐसे समझिए कि जो लिबराइजेशन का दौर था ना, कि दूसरे देशों से संबंध बनाना, उनके साथ व्यापार करना, खुला द्वार की नीति अपनाना, आर्थिक नीति अपनाना, इनकी आलोचक है ये। आलोचक मतलब बुराई करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही है ये। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की थी। क्लियर है? लोकसभा मतलब पता ही है आपको, सेंट्रल लेवल पर। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी। देखिए आईएनसी के बारे में, इसे आम तौर पर क्या कहते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है, कहा जाता है। और यह दुनिया के सबसे पुराने पार्टियों में से एक है। कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1885 में, याद रखिएगा। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं, मतलब यह दल भी टूटा है। मतलब ऐसे समझिए पार्टी है, इस पार्टी में जब विचार बदले तो कुछ लोगों ने मिलकर अलग पार्टी बना ली, है ना? आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। और अनेक दशक मतलब एक दशक 10 साल होता है, तो अनेक दशक मतलब बहुत बहुत से सालों तक। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस पार्टी ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। 1971 तक लगातार, और फिर 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी, ध्यान दीजिएगा, वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्गी ने बीच का रास्ता, मध्यम मतलब क्या होता है, बीच, मध्य मतलब बीच में। तो कैसे, न वाम पंथ और न ही दक्षिणी पंथ, इस दोनों के बीच में रास्ता। मध्यम मार्गी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना प्रमुख मुख्य एजेंडा बनाया हुआ है। ठीक है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2000 किया है इसने। 2004 से 14 तक सरकार इसी की थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें मिली। ठीक है। नेशनल कांग्रेस, देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस से अलग हुई थी ना, उसी वही पार्टी है जो कांग्रेस से अलग हुई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी थी। ठीक है। जो लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र गांधी के विचारों से प्रेरित, धर्मनिरपेक्षता, समता मतलब समानता, सामाजिक न्याय अर्थात समाज में सबको न्याय मिले, और संघवाद में इसकी क्या है, आस्था है, मतलब इसका विश्वास है। संघवाद मतलब जो भारत एक राज्यों का संघ है, तो इस व्यवस्था में इसका विश्वास है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। मतलब इस पार्टी का मानना है कि सिर्फ भारत में जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे नागरिकों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे सॉरी, जो जिनका मतलब भारत में जन्म हुआ है ऐसे नागरिकों के को ही सरकार के प्रमुख पदों पर होना चाहिए। ठीक है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। ठीक है। कांग्रेस
ये देखिए प्रमुख जो है, ध्यान दीजिए, ये प्रमुख पार्टी का स्थापना वर्ष है ना, जैसे लोक राष्ट्रीय लोक दल 1998 में, समाजवादी पार्टी 1992 में, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां, आप देख लीजिए इसको अपने बुक में। ठीक है। भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनके बारे में दिया था। 13 अप्रैल 2018 तक की स्थिति बता रहा है। क्लियर है, देख लीजिएगा इसको आप। तो कांग्रेस के साथ देखिएगा, कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है, मतलब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसमें यह पार्टी जो है क्या है, साथ में है, सरकार में शामिल है। 2004 के से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार है। 2019 में के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट तथा 5 सीटें प्राप्त की थी। क्लियर है। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही पूछता है। देखिए इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो पूछेगा राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय दल क्या होता है। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में क्या की है, मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय दल कहा जाता है। पर यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। ठीक है। मतलब ये पार्टियां अपनी विचारधारा में ऐसी हो कि राष्ट्रव्यापी हो सकती है, इनका पूरे राष्ट्र पर असर पड़ता हो। इनमें कुछ अखिल भारतीय जनता दल, पर उन्हें उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है ना, राजद, जो बिहार की पार्टी है, का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां भी है। ठीक है, मतलब कई राज्यों में इनकी पार्टियां हैं। राजनीतिक आगे आगे देखिए यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, ये चुनौतियां नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं बीजू जनता दल, एक ये भी है देखिए, बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट फ्रंट या फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपने क्षेत्रीय पहचान को लेकर क्या है, काफी सचेत है। मतलब ये अपनी पहचान को और बढ़ाना चाहती है। पिछले 3 दशकों से, मतलब पिछले 30 सालों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब क्षेत्रीय दल बड़ा हुआ है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। मतलब और भी अलग अलग क्षेत्रों से संसद चुनकर कहाँ पहुंचे हैं, सांसद चुनकर संसद में पहुंचे हैं। सांसद मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुन करके क्षेत्रीय क्षेत्रीय पार्टियों से संसद तक पहुंचे हैं। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। ठीक है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल के साथ, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्या किए हैं, गठबंधन किए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इसमें हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। क्लियर है। इन दलों के ब्यौरों के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा देखिए, जो मैप में दिया हुआ है ना, आप उनको देख सकते हैं। वो क्षेत्रीय पार्टी या राज्यीय पार्टी है जो राज्य स्तर पर फेमस है। ठीक है। अगर आपको यह चैप्टर जो है, आप समझिए कि आपको कहीं बीच में लगता हो कि सर अब थक गए हैं सर, वो दो तीन पार्टें बनाइए। देखिए देखिए, मैं वीडियो एनसीईआरटी को एक ही पार्ट में बनाऊंगा, आप इसे 2-3 बार करके देख सकते हैं, है ना। एक बार हमने यहाँ तक देख लिया 40 मिनट तक, उसका फिर 30 मिनट, ऐसे करके देख लीजिए आप। ठीक है। मुझे एक बार बनाने में सुविधा होगी ताकि आपको भी ढूंढने में आसानी होगी। 2-3 पार्ट होता है तो फिर आप ढूंढ नहीं पाते हैं इसमें। ठीक है। वैसे मैं ये पढ़ाने के बाद आपको नोट्स के माध्यम से भी पढ़ा दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां देखिए, राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौती तो हर किसी के लिए होती है, तो इनके लिए क्यों नहीं होगी। हमने देखा है, क्या देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। मतलब अगर आप लोकतंत्र को देखें तो हमें पार्टी के रूप में ही नजर आता है, साफ साफ दिखता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे। समझ में आ रहा है। जो दिखेगा उसी का ना कारण माना जाएगा। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से ढंग से नहीं करते हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना आलोचना अर्थात बुराई राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है ना, कि भैया राजनीतिक दल ठीक से काम नहीं की है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, है ना, कि अगर लोग बुराई करते हैं तो उसे ठीक करें और इन इन पर जीत हासिल करनी चाहिए,
ताकि लोग बुराई न करें। क्लियर है? पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। पहली चुनौती क्या है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र अगर ना होगा, मतलब पार्टी के भीतर ही लोग अगर सरकार बनाने में लोकतंत्र पर भरोसा ना करेंगे। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि देखिए, पार्टी में अगर 50 मेंबर है, ठीक है, और 50 मेंबर जो है अपने हेड का चुनाव करने के लिए अगर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव ना करते हैं, तो पार्टी नहीं करेंगे, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगा, लोकतंत्र पद्धति से अपने हेड का चुनाव ना करे, तो इन्हीं पार्टी में क्या हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। समझ रहे बात को ना? तो पहले तो उस पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए जिस पार्टी का जो को लोकतांत्रिक चुनाव लड़ना है। ठीक है, लोगों का विश्वास होना चाहिए। आगे कहता है सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। बिल्कुल ऐसा अक्सर अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिखा रहा है ये। क्या नाम है इसका? नाम है बर्लुस्कोनी। इटली के प्रधानमंत्री थे, वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। वह 1993 में गठित फोर्जा इटालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब एसी मिलान, आप सुने भी होंगे फुटबॉल का नाम एसी मिलान, और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है ना, कि भैया अपनी कठपुतली की तरह सबको क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं, क्योंकि इनका हर जगह क्या है, कब्जा है एक तरह से, पावरफुल लीडर है ये। पार्टियों के पास देखिए यहाँ पे, पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती हैं। अगर सही से ऐसे सोचिए कि कौन कौन से हमारे सदस्य हैं, इसी कोई मेंबर का लिस्ट ना हो, फिर इसकी संगठनिक बैठक ना हो इस पार्टी की, तो ये सब पार्टी के लिए क्या है, चुनौती ही तो है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, अगर पार्टी के अंदर, अगर पार्टी के अंदर भी चुनाव होते हैं, मैंने बताया ना कि अगर पार्टी में 50 मेंबर हैं, उन 50 मेंबर से किस पार्टी का हेड चुनना है, तो पहले करना क्या पड़ेगा, पहले यह करना पड़ेगा बच्चे कि अंदर में ही चुनाव कराना पड़ेगा। 50 लोग मिलकर वोट देंगे, जैसे होता है ना आपकी कक्षा में होता होगा मॉनिटर चुनने के लिए वोटिंग करना, इसी प्रकार से मॉनिटर को चुनना भी तो लोकतांत्रिक पद्धति ही है। तो कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते, अगर मान लीजिए जो उससे कार्यकर्ता है उससे सारी बात शेयर नहीं करते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है भाई। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, और न ही कोई माध्यम, मतलब पार्टी के जो मेन नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे अगर वो नहीं जुड़ पा रहा है, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ये तो समस्या है पार्टी के लिए। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। मतलब जो बड़े नेता होते हैं, जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, नीचे से कोई सवाल करने वाला ही नहीं है, तो पार्टी के बड़े नेता मन से फैसला लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, सबके पास, सारे नेता के पास तो होती ही नहीं है, जो उसमें भी जो हेड होगा उसी के पास होगी। इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं, उनका पार्टी में टिके रह पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, पार्टी जब अपने जो बाकी नेताओं, बाकी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, तो ये कार्यकर्ता और ये छोटे नेता उस पार्टी से क्या करते हैं, इस्तीफा देकर दूर हो जाते हैं। पार्टी के सिद्धांत, जो पार्टी के नियम है और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा की जगह महत्वपूर्ण बन जाती है। कई बार क्या होता है, किसी पार्टी में अर्थात किसी दल में कोई बड़ा नेता है और उसमें बहुत छोटे-छोटे नीचे लेवल पे कार्यकर्ता है या नीचे छोटे नेता हैं। अब उन नेताओं को या उन छोटे नेताओं को या उन छोटे कार्यकर्ताओं को उस पार्टी के जो लीडर है, मेन नेता है, उनसे बहुत सारी आशाएँ हो जाती हैं, उम्मीद हो जाती है। ठीक है? और उम्मीद हो जाती है, और ये होता है कि अगर वो बड़ा नेता जो उस पार्टी का हेड है और बड़ा नेता भी है, अगर वो पार्टी के विरुद्ध भी चल रहा है, पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार ना चलकर अलग चलने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो निष्ठा है, जो विश्वास है, ये किसके प्रति होनी चाहिए? पार्टी के प्रति होनी चाहिए, पर ये नेता के प्रति होने लगता है ना, कि जो बड़े नेता हैं उनकी सुनने लगते हैं। ठीक है? इसके अलावा आगे क्या कहता है कि दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है। यह है वंशवाद की चुनौती। बिल्कुल ये देखने को मिलता है कि नेता के बेटे ही क्या बनते हैं, नेता बनते हैं। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य जो कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में क्या है कि उनके नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी
कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपको अक्सर कई बार देखने को मिला होगा ये राज्य स्तरीय पर। जैसे अभी आप देखते हैं ना वंशवाद की नीति में, जैसे लालू यादव हैं, उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव हो गए, या फिर ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं उनके पिता कौन थे? उनके पिता जो भी हैं तो वो बेसिकली वंशवाद ही चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के, देखिए दिग्गज नेता कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटा राजीव गांधी, है ना? फिर उनकी पत्नी सोनिया गांधी, फिर उनके बेटे भी राहुल गांधी। तो ये वंशवाद ही तो है, एक ही वंश का नेता हेड बनता चला आ रहा है पार्टी का। अनेक जो लोग काम करते होंगे, अच्छे काम करते होंगे, दूसरे लोग भी उस पार्टी में उनको अच्छा पद पद नहीं मिलता है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं, है ना? जो भी बताया मैंने आपको उदाहरण स्वरूप। यह दल अन्य सदस्यों के साथ अन्याय, यह दल के अन्य सदस्य क्या है? बेसिकली अन्याय ही तो है। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, है ना? जिनका ऐसा अपने रिश्तेदारों के बल पर कि उनके पिताजी या फिर उनके कोई परिवार के सदस्य नेता हैं, तो फिर वो अपने ही सदस्यों को नेता बना देते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती ही है। तीसरी चुनौती है दलों में, खासकर चुनाव के समय, पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है ना? कि पैसे के दम पर लोग वोट खरीद लेते हैं, लोग पैसे के दम पर क्योंकि जनता गरीब है तो पैसे लेकर के क्या करती है? वोट दे देती है। हालांकि जनता का भी अपना क्या होना चाहिए? नैतिक मूल्य होना चाहिए, लेकिन नैतिकता की परवाह किसे है? यहाँ तो लालच सबको रहता है। चूंकि देखिए, और आपराधिक तत्व कौन है? आपराधिक तत्व मतलब ऐसे नेता आ जाते हैं समाज में और चुनाव भी लड़ लेते हैं और पैसे के दम पर जीत भी जाते हैं, जो अपराध किए होते हैं, है ना? चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, पार्टी को किससे मतलब रहता है कि भाई हम चुनाव जीते और सरकार बनाए। अतः इसके लिए कोई भी जायज या नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। और यही क्या है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बुरी बात है कि सही और गलत रास्ते का परवाह नहीं रहता है, उसे रहता है कि भाई किस तरह चुनाव जीत ले। वैसे वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिसके पास काफी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं, है ना? जब अमीर लोग उस पार्टी में चले आएँगे, उनके पास पैसा अधिक है, तो हो सकता है वो क्या करेंगे, ऊपर में उस पार्टी के फैसले को भी प्रभावित कर दे वो। अ, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, मोहम्मद अली जिन्ना ना काफ़ी अच्छे परिवार से थे, कभी राजसी परिवार से थे और इंग्लैंड में पढ़ाई की है, वहीं पे रहे बसे। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना, वो बंगाल में हुई थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना उस पार्टी से जुड़े, तो चूँकि इतने पैसे वाले थे, अधिकतर पैसे ज़्यादा पैसे वाले थे, तो उस पार्टी के जाते ही वो हेड बन गए, इतना उन्होंने फंडिंग दे दिया। तो अक्सर ये देखने को मिलता है। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है ना? कि कई बार पार्टी जो होती है, जो उम्मीदवार के पास पैसा अधिक है, जो पैसे के दम पर लोगों को खरीद सकता है, उन अपराधियों को चुनाव में खड़ा कर देती है पार्टियां, उनका समर्थन कर देती हैं या उनकी मदद भी ले लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है ना? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं, वो क्या करती है पैसों के दम पर, जैसे देखिए अमेरिका में दिखा रहा है, एक दलीय व्यवस्था। यहाँ देखिए क्या है, यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। कार्टून देश की सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉरपोरेट कंपनियों का नियंत्रण होने का संकेत करता है। देख रहे हैं? जो व्यवसायिक कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो पैसा लगा रही हैं चुनाव में, उनका कब्जा है। वो जैसे चाहेंगी सरकार वैसे नियम बनाएगा। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति, है ना? विकल्पहीनता, सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। ठीक है? हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। क्या होता है ना, पार्टी के में बहुत सारे मेंबर जुड़ते हैं, ठीक है? अब चूँकि बहुत लोग पैसा देकर चले आते हैं, तो ऐसे में जो पैसा देकर आया है वो तो पार्टी के जो विचार हैं उन विचारों को फॉलो नहीं करेगा, तो वैचारिक अंतर बढ़ता चला जाएगा, है ना? और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है, जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा बड़ा कम अंतर रह गया है। मतलब देखिए, अब 2 पार्टियाँ कहाँ की हैं? ये दोनों पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की है। तो इन पार्टियों के विचारों में बहुत अंतर था, पर अब अंतर कम रह गया। अब दोनों पार्टी एक ही तरह से काम करना चाहती है। दोनों पार्टी का लक्ष्य एक ही हो गया है क्या? सत्ता पर काबिज होना।
दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उनके बीच अंतर अंतर बस ब्योरों का रह गया है कि नीतियां कैसी बनाई जाए और उन्हें लागू कैसे किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हर बार ऐसे समझिए कि आपके क्षेत्र में 3 नेता खड़े हैं, ठीक? और तीनों नेता पिछली बार खड़े हुए थे, उसमें से एक जीत के आया था, पर उसने भी अच्छा काम नहीं किया। इस बार भी वही जीता हुआ नेता खड़ा है और बाकी जो 2 नेता खड़े थे, वही खड़े थे। कोई नया नेता खड़ा ही नहीं है किसी पार्टी की तरफ से। तो आपको तो उन्हीं 3 में से कोई चुनना होगा ना। तो कई बार ये स्थिति बन जाती है कि उन्हीं पुराने नेताओं में से चुनना होता है, ठीक है? अब जैसे देखिए, ये आदमी नेता बनने के लिए गया। ये चुनाव आयोग का हेड बैठा हुआ है अधिकारी, और इसको ये बताता है कि भैया मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है। तो बोला है आपके पास 50 करोड़ संपत्ति है तो आपको नेता बनने की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही धन कुबेर है, धन के मालिक हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए ये बच्चा क्या बोलता है, वोट फॉर। ये क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन पैसा बनाना भी अब एक क्या हो गया है, लक्ष्य हो गया है। पर क्या यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है? बिल्कुल ये भी है, बहुत से नेता हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है? अगर वे तैयार नहीं हैं, तो क्या उन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया करना चाहिए। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं, ठीक है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही तो करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। अब ऐसे में सोचिए, अच्छा ये यहाँ पे एक शब्द है देखिए, दल बदल में क्या होता है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाना। मतलब दल को बदल लेना, पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाना, ये क्या कहलाता है? दल को बदल ले। अब ये क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखिए ध्यान से, लास्ट लाइन क्या था याद कीजिए। यहाँ था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, ये तो पता है। अब राजनेता ही तो निर्णय ले रहे हैं संसद में बैठ करके, वही तो नियम बना रहे हैं। तो जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही नेता तो नियम बनाते हैं। तो जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही जगह ले लेते हैं, और नेता सब एक ही जैसा होता है। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते, तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? जरा सोचिए, है ना? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, उस पर गौर करते हैं। पहला सुझाव, विधायकों और सांसदों को, ध्यान रखिए, जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं उनको दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद, जो निर्वाचित जो चुने हुए प्रतिनिधि थे और जो मंत्री बन गए, मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था। मतलब ऐसा होता था बच्चे कि जो नेता, मान लीजिए ऐसे समझिए कि दल बदल से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है? मान लीजिए एक ए पार्टी थी और एक बी पार्टी थी, ठीक है? दोनों पार्टी थी। ए पार्टी से जो है एक्स चुनाव लड़ रहा था, ठीक है? और जो चुनाव लड़ा, तो और यहाँ पे क्या हो गया कि चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गया, ठीक है? चूंकि एक्स जो है वो ए पार्टी के दम पर चुनाव जीता, ए पार्टी के सदस्य होने के कारण उसको एक्स को वोटिंग मिली और एक्स जीत गया। लेकिन ये वोट जब मिला और जीत गया, जीतने के बाद ये समर्थन ए को न दे के कहेगा कि हम बी को देंगे समर्थन, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। किसके साथ धोखा हो जाएगा? जनता के साथ। क्यों? क्योंकि जनता ने वोट दिया था ए पार्टी के नाम पर, किसको? एक्स को दिया था, लेकिन एक्स ने धोखा करते हुए बी को समर्थन देना चालू कर दिया। तो ये यही चीजें दल बदल हो ज्यादा होने लगी थी, ठीक है? अब इस तेजी को देखते हुए क्या किया गया? नियम लाया गया, ठीक है? कि भैया पैसे के लिए या मंत्री परिषद के लाभ के लिए, जब मतलब और ये क्यों ऐसा करता था? क्योंकि ये बी पार्टी कहती थी कि भैया हमको समर्थन दे दो जीत करके, हमारी सरकार बन जाएगी या तुमको हम मंत्री बना देंगे या बहुत सारा पैसा दे देंगे, ठीक है? तो इसलिए सारी सब समस्याएं होती थी। क्लियर है? अब हुआ ये, देखिए आगे क्या हुआ कि नियम ला दिया गया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, निर्वाचित जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जिनको वोट मिला है, वो जीत गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं, उन प्रतिनिधियों के मंत्रिपरिषद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी, तेजी आ गई थी, सब लोग ऐसा ही कर रहे थे, देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाला सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, है ना, कि अगर वो पार्टी चेंज करता है तो जो सीट मिला है उसको क्या होगा, वो उसे गंवाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध की कोई स्वर उठाना और भी क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, जो उच्चतम न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट है, उसने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव लड़ने से पहले बताना होता है कि उनके पास कितनी संपत्ति है ना? और किसी आपराधिक मामला में क्या वो कभी जेल गए हैं या उन पर कोई केस हुआ है? और ये कैसे बताएँगे वो? एक ब्यौरा लिख कर के बताएँगे। कहाँ? एक शपथ पत्र पर। शपथ पत्र एक डॉक्यूमेंट, एक पेज होता है, उस पर वो लिख के बताएँगे और उनका नीचे सिग्नेचर रहेगा, इस तरह से। ठीक है? इस नई व्यवस्था से ध्यान दीजिएगा, इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ज़्यादातर नेता गलत ही देते हैं जानकारी, है ना? अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। बिल्कुल नहीं घटा है ना? चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों अर्थात सभी पार्टियों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न मतलब इनकम टैक्स भरना, आयकर रिटर्न क्या होता है, आयकर जो भी कमाते हैं उनका टैक्स भरना जरूरी बना दिया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। खाना पूरी मतलब दिखाने के लिए, है ना, कि भाई कागज पर कि हाँ भैया हमने टैक्स भरा है ना, रियल में चोरी कर रहे हैं टैक्स की। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है या नहीं। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल के अंदर में जो कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, है ना? राजनीतिक दल है, उसके अंदर जो काम काज चलता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? कानून बनाना जाना चाहिए, ठीक है? सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें कि उनके पास कितने दल हैं, कितने मेंबर हैं, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद हो, झगड़े हो, तो उस स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए, मतलब एक अधिकार उसमें एक पंच मतलब समझिए कि एक मुखिया बनाए, एक हेड बनाए जो निर्णय कर सके और सबसे बड़ी बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, है ना? अब तक नहीं हुई है ये, जो की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च देखिए, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, है ना, पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है ना? तो ये सब उपाय सुझाए गए हैं, ठीक है? इसके अलावा कहता क्या है कि राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। ध्यान रखिएगा, जो पार्टी मेंबर हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब ये सब चीज़ अभी हम नहीं मानेंगे, बाद के देखा जा सकता है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। किस लिए? कि भैया कानूनी रूप से सुधार कीजिएगा, पर नैतिक रूप से जिम्मेदार कैसे कीजिएगा? चोर तो चोरी ही करेगा ना। अगर उसके मन में अगर ईमानदारी है तो वैसे भी ईमानदार रहेगा वो। देखिए, जो लोग गलत करते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, जो लोग गलत करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करते हैं कि मजबूर हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनके संस्कार में कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, जो परेशान है ना, जो परेशान है किसी चीज़ से, ठीक है ना? तो वो परेशानी झेल जाएगा, उसको बेहतर करने का उपाय करेगा, लेकिन वह
उस परेशानी की वजह से किसी और को परेशान करना नहीं चाहेगा। अगर वो परेशान करना चाह रहा है क्योंकि वो खुद परेशान है, तो वही संस्कार अच्छे नहीं है। ऐसा सोचिए ना कि अगर एक व्यक्ति बीमार है और दूसरे को भी बीमार बीमार करना चाह रहा है गुस्से में आकर के, तो वही उसके संस्कार तो अच्छे नहीं है। क्योंकि जो जिसके संस्कार अच्छे होंगे चाहेगा कि पहले मैं स्वस्थ हो जाऊँ फिर दूसरे से मिलूँगा, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है, ऐसा लगता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूँढने लगेंगे, कानून को तोड़ने का। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कानून तो वही पास करते हैं ना राजनीतिक दल, जो सत्ता में बैठे रहते हैं, वे पसंद नहीं करते हैं। जो 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, ये तो होता ही है, लोग दबाव बनाते हैं। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के ज़रिए किया जा सकता है और ऐसा किया भी जाता है। आम नागरिक दबाव समूह कौन होते हैं? जैसे महिला सुधार है ना, महिला के लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करती है या ऐसे समझिए मानव अधिकार के कल्याण के लिए मानव अधिकारों के लिए वकालत करने वाली संस्थाएँ होती हैं, जो मानव के अधिकारों की बात करती हैं, तो ये दबाव समूह कहते हैं इनको। या बच्चों के लिए काम करने वाले जो समूह होते हैं, ये दबाव समूह कहलाते हैं। तो आंदोलन और मीडिया के माध्यम से भी यह काम किया जा सकता है, मीडिया भी दबाव बनाती है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा, मतलब पार्टी को लग जाए, दल को लग जाए कि अगर सुधार नहीं किया गया, तो भैया जनता हमको वोट नहीं देगी या उनकी छवि खराब हो रही है, तो अगला बार वोट नहीं मिलेगा, तो इसे लेकर वो गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना। मतलब जो समाज में ऐसे लोग जो समाज में सुधार करना चाहते हैं और वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले, तो वो तो सुधार करेंगे ही क्योंकि उनकी इच्छा है। तो इच्छा जगाना ज़्यादा अच्छा होता है ना जी। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकार में जब तक लोग ही भाग नहीं लेंगे शासन करने में, तब तक खुद वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तब तक लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा कि कामयाब है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। इसीलिए बच्चे आप लोग को चाहिए कि आप लोग भी राजनीति में भविष्य में आने का प्रयास करो और अच्छे नेता बनो, है ना? जिसका नैतिक मूल्य हो जिसके। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में बेहतर राजनीति, है ना? जो अच्छे लोग आके राजनीति करें। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।